एक प्रसिद्ध विद्वान मोहम्मद इकबाल ने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसमें उन्होंने लिखा कि मिस्र यूना रोमा सब मिट गए हैं जहां से, बाकी मगर है अब तक नाम और निशान हमारा। कोई बात है या हस्ती जो मिटती नहीं हमारी, पर सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम बात कर रहे हैं आज भारत के इतिहास के कालक्रम के बारे में। हमने कल तक भारतीय इतिहास के विभाजन की बात की थी, जिसमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा लेखन परंपराओं के आधार पर भारत के इतिहास को कई तरीके से विभाजित करने का कार्य किया है। जिसमें हमने बात की थी कि प्राच्यवादी जो इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों के अंदर विभाजित किया, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास काल के रूप में भारत के इतिहास का विभाजन किया था। अगर भारतीय इतिहास के कालक्रम की बात करें तो हमारे जो भारत का इतिहास है उसमें सबसे जो मुख्य विषय वस्तु है वो कालक्रम को लेकर के ही है। इतिहास के अंदर सबसे जो, चाहे वो विश्व का इतिहास हो, भारत का इतिहास हो, मुख्य विषय वस्तु कालक्रम को लेकर के ही होती है। हालांकि इतिहास का तमाम जो आधार है वही है समय काल, लेकिन इतिहास के अंदर जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन तमाम घटनाओं का समय काल ना तो विद्यार्थी याद रख सकते हैं, ना ही टीचर याद रख सकते हैं और न ही तमाम घटनाओं को खुद इतिहासकार तक याद रख सकते हैं। लेकिन इतिहास के अंदर तमाम जो घटनाएं हैं उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि तमाम घटनाक्रम पूछा भी नहीं जाता। लेकिन ये सत्य है कि इतिहास के अंदर ज़्यादातर जो सवाल हैं वो कालक्रम से पूछे जाते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर इतिहास का मुख्यतः जो कालक्रम होता है, अगर मोटे तौर पर इतिहास का मुख्य कालक्रम हमारे को याद हो तो निस्संदेह हम इतिहास विषय के किसी भी सवाल जो कालक्रम से पूछा जाता है उसका आंसर हम लोग आराम से दे सकते हैं। आज हम भारतीय इतिहास के उसी मोटे रूप का जो कालक्रम है, मुख्य कालक्रम है, उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास को सामान्य तौर पर 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है, जिसके अंदर पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल या इतिहास काल। तो ये प्राच्यवादी इतिहासकारों के द्वारा भारतीय इतिहास को 3 पार्टों के अंदर विभाजित किया: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास काल। प्राचीन ये जो कालखंड है वैसे प्राचीन काल का कालखंड माना जाता है, क्योंकि आधुनिक और मध्यकाल जो है वो इतिहास काल के अंदर ले लिए जाते हैं। प्राचीन ये तो प्राच्यवादी इतिहासकारों के द्वारा भारत के इतिहास का विभाजन किया था। उसके बाद भारत को हम लोग 3 भागों के अंदर, इतिहास को 3 पार्टों के अंदर विभाजित करते हैं, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को लिया जाता है। पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत के कालक्रम या घटनाक्रम के बारे में। प्राचीन
भारत। प्राचीन भारत का सामान्यतः जो समय काल है वो प्रारंभ से लेकर के 1200 से ईस्वी के मध्य में रखा जाता है। प्रारंभ से 1200 से ईस्वी के मध्य में। यहाँ पर हम प्रारंभ शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि भविष्य के अंदर, इतिहास के अंदर अनुसंधान के द्वारा जहां से वर्तमान में हम विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं और इतिहास की शुरुआत करते हैं, हो सकता है कि भविष्य में इतिहास में अनुसंधान के द्वारा उससे भी प्राचीन कालक्रम जा सकता है। इसलिए सामान्यतः तौर पर प्राचीन भारत को हम लोग प्रारंभ से शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के अंदर पहली जो घटनाक्रम हमारे को देखने को मिलता है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्राचीन भारत में पहली चीज जो हमारे को पढ़ने को मिलती है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल या इसे पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल जो है, इसका भी जो समय है वो प्रारंभ से 2300 ईसा पूर्व के मध्य में या 3000 ईसा पूर्व के मध्य में रखा जाता है। पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमारे को कई तरीके की सभ्यताएं पढ़ने को मिलती है, जिसके अंदर पाषाणकालीन सभ्यताएं, ताम्रपाषाणिक सभ्यताएं और ताम्रकालीन जो सभ्यताएं हैं वो हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत लेते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल के नाम से पुकारा जाता है। हालांकि कई विद्वानों के द्वारा इतिहास को और भी कई तरीके से विभाजित करने का कार्य किया गया, जिसके अंदर एक इतिहासकार का नाम आता है P.F. सुहम। P.F. सुहम नामक विद्वान के द्वारा इतिहास को त्रिकाल के अंदर विभाजित करने का कार्य किया था। इन्होंने इतिहास को, यानी कि जो मानव घटनाक्रम का इतिहास है, उसको 3 भागों के अंदर विभाजित किया, जिसमें पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल के अंदर विभाजित करने का कार्य किया। यानी कि जो पाषाण काल है, P.F. सुहम ने मानव इतिहास को त्रिकाल के अंदर विभाजित किया, जिसमें पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल को रखा। इसके बाद में एक और विद्वान हुए जिनका नाम था C.J. थॉमसन। C.J. थॉमसन ने मानव इतिहास को त्रिकाल के अंदर विभाजित किया और वो त्रिकाल P.F. सुहम के आधार पर यही त्रिकाल था। इसीलिए सामान्य एग्जामों के अंदर जो सवाल पूछा जाता है कि मानव इतिहास को त्रिकाल के अंदर विभाजित करने वाला विद्वान कौन था, तो उसके अंदर सामान्यतः सवाल C.J. थॉमसन का ही लिया जाता है। C.J. थॉमसन ने मानव इतिहास को P.F. सुहम के आधार पर 3 काल के अंदर विभाजित किया, पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। C.J. थॉमसन डेनमार्क के एक विद्वान थे और डेनमार्क के अंदर एक बहुत बड़ा संग्रहालय है, ऐतिहासिक संग्रहालय है, जिसका नाम है कोपेनहेगन संग्रहालय। उस कोपेनहेगन संग्रहालय के अंदर कई प्रकार के मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजारों को रखा हुआ है, जिसमें उनको 3 तरीके के औजार दिखाई दिए।
जो एक तो पत्थर के बने हुए थे जो सबसे प्राचीन औजार थे, दूसरे कांसे के बने हुए औजार थे और तीसरे जो हैं वो लोहे के बने हुए औजार थे। इसीलिए 1837 के अंदर 1837 ईस्वी के अंदर सीजे थॉमसन ने मानव इतिहास को कोपेनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं के आधार पर 3 भागों के अंदर त्रिकाल के अंदर विभाजित किया, पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल। हालांकि कोपेनहेगन संग्रहालय के आधार पर सीजे थॉमसन ने यह त्रिकाल बनाया था, लेकिन इससे पहले यही काल निर्धारण पीएफ सुवम ने कर दिया था। इसके बाद में प्रारंभ से 2300 ईसा पूर्व। इसके बाद में एक और विद्वान हुए जिनका नाम था, फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम था लुबाक, जो कि बाद में एवेरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लुबाक जो कि बाद में एवेरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन फ्रांसीसी विद्वान लुबाक जो है, उन्होंने 1860-61 के आसपास जो पाषाण काल है उसको 3 भागों के अंदर 2 भागों में विभाजित किया, जिसके अंदर उन्होंने एक पाषाण काल का भाग बताया, पूरा पाषाण काल, एक पूरा पाषाण काल और दूसरा नव पाषाण काल। तो सर्वप्रथम पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल शब्द का जो प्रयोग किया था वो सीजे थॉमसन के द्वारा किया गया, जबकि पाषाण काल को पहली बार पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंदर विभाजित करने वाला विद्वान था लुबाक ने पहली बार पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल शब्दों का प्रयोग किया था पाषाण काल के विभाजन के लिए। इसके बाद में 2 और विद्वान हुए, जिसमें एक विद्वान का नाम है थॉमसन और दूसरे विद्वान का जो नाम है उनका नाम था ब्रैडवुड। थॉमसन और ब्रैडवुड ने जो पाषाण काल है उसको जो लुबाक के आधार पर लुबाक ने पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल शब्दों का प्रयोग करके इसको 2 भागों में विभाजित किया। थॉमसन और ब्रैडवुड ने इसके मध्य में एक और काल बता दिया और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। पहले पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल तो जो लुबाक ने कहा था, बताया था, वही रखा और इसके मध्य में एक और काल थॉमसन और ब्रैडवुड ने रखा जिसका नाम था मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल शब्द जो है उसका प्रयोग सर्वप्रथम थॉमसन और ब्रैडवुड नामक विद्वानों के द्वारा किया गया था। इसके बाद में अब पाषाण काल को 3 भागों के अंदर विभाजित कर दिया गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद एक और विद्वान हुए, फ्रांसीसी विद्वान, जिनका नाम था लारतेट। और लारतेट ने जो पूरा पाषाण काल था उस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों के अंदर विभाजित किया। उन्होंने पूरा पाषाण कालीन जो सभ्यताएं थी उनको भी 3 पार्टों के अंदर विभाजित करके रखी, जिसमें पहला पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल।
तो इस तरीके से पूरा पाषाण काल को भी लारतेत नामक विद्वान के द्वारा 3 भागों के अंदर विभाजित किया। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर हम लोग 7 प्रकार की सभ्यताएं पढ़ने का कार्य करते हैं, जिसके अंदर पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की सभ्यताएं। पूरा पाषाण काल के अंदर वापिस 3 पार्टों के अंदर पूरा पाषाण काल की सभ्यता को भी विभाजित किया जाता है, जिसमें पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल को रखा जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल के अंदर पहला जो घटनाक्रम आता है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल का समय काल प्रारंभ से लेकर के 2300 ईसा पूर्व के मध्य में रखा जाता है। इसमें 3 प्रकार की सभ्यताएं हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहली है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की सभ्यता। अब पूरा पाषाण काल के सभ्यता के अंदर भी 3 और सभ्यताएं हम लोग पढ़ने का कार्य करते हैं, जिसमें पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है उसके अंदर भी 3 प्रकार की सभ्यताएं पढ़ते हैं, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल की 3 सभ्यताएं आती हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल का जो समय है वो भी हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है, जो लगभग 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व के मध्य में, 1 लाख ईसा पूर्व के मध्य में पूर्व पूरा पाषाण काल को रखा जाता है। फिर मध्य पूरा पाषाण काल जो है उसको 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व के मध्य में। पूर्व पूरा पाषाण काल को 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व के मध्य में, मध्य पूरा पाषाण काल को 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य में, और उच्च पूरा पाषाण काल को 40,000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य में इसको रखा जाता है। इसके बाद में दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को 9,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य में मध्य पाषाण काल को रखा जाता है। उसके बाद में तीसरा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो 4,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1,000 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य में। इस प्रकार से इसका समय काल कुछ विद्वानों के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो प्राचीन भारत के अंदर पहली
जो घटनाक्रम पहला घटनाक्रम पढ़ते हैं वो है पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल जो है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल जो है उसको 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व के मध्य में, मध्य पूरा पाषाण काल जो है उसको 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व के बीच में, और उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल है उसको 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य में। फिर मध्य पाषाण काल जो है उसको 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 वर्ष ईसा पूर्व के बीच में, और फिर नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य में विद्वानों के द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके बाद में प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के अंदर पहली जो घटना हम पढ़ते हैं वो पाषाण कालीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण कालीन सभ्यताओं के अलावा इसके अंदर ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताएं भी हम पढ़ने का कार्य करते हैं। दूसरी जो बात आती है इसमें वो है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताएं, पाषाणिक सभ्यताएं। तो पहली पाषाण कालीन सभ्यताएं, उसके बाद ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं को इसी कालखंड के अंदर पढ़ा जाता है। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं के अंदर सबसे पहली गणेश्वर सभ्यता, इसके अलावा आहड़ सभ्यता, जोरवे सभ्यता, जोधपुरा की सभ्यता, विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं हैं वो हम लोग इस ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं के अंदर पढ़ने का कार्य करते हैं। ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं के अंदर गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता जो कांतली नदी के किनारे पर नीमका थाना सीकर के अंदर राजस्थान के अंदर आई हुई है। गणेश्वर सभ्यता जिसका समय काल 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2200 ईसा पूर्व के मध्य में रखा जाता है। गणेश्वर सभ्यता का जो समय काल है वो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व के मध्य में रखा जाता है। फिर आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता जो लगभग 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य में रखा जाता है। आहड़ की सभ्यता, आहड़ की सभ्यता के अलावा तीसरी आहड़ सभ्यता जो है वो राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर बनास नदी के किनारे पर आई हुई है, इसलिए इसको बनास की सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। जोरवे सभ्यता, जोरवे सभ्यता को भी ताम्र पाषाणिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है, और ये महाराष्ट्र के अंदर दाइमाबाद, पुणे, चंदौली वगैरह क्षेत्रों के अंदर फैली हुई थी। एक सभ्यता का समय काल 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व के मध्य तक रही थी। भारत के अंदर
जहां 1200 ईसा पूर्व के आसपास आते आते तमाम ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताएं समाप्त हो जाती है, वहीं पर जोरवे संस्कृति का काल जो है वो अंतिम काल 700 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया गया है और ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सभ्यता थी। महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी की सहायक है परवरा नदी, उस परवरा नदी के किनारे पर यह आई हुई थी, जिसमें जोरवे, दायमाबाद, इनाम गांव, चंदोली, पुणे के अंदर स्थित ये जोरवे संस्कृति के प्रसिद्ध स्थल माने जाते हैं। कायथा सभ्यता, कायथा जो मध्य प्रदेश के अंदर मालवा के अंदर प्राचीन काल में विकसित हुई थी। इस सभ्यता का समय काल 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व के मध्य में इसका समय काल रखा जाता है। इसके अलावा भी मालवा सभ्यता वगैरह भी इसी के अंदर शामिल की जाती है। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, जो प्राचीन भारत के इतिहास का प्रथम टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, उसमें पाषाणकालीन सभ्यताएं, जिनको 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है, फिर ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं और अंत में ताम्रकालीन सभ्यताएं हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का सामान्य समय काल प्रारंभ से 1200 से ईस्वी तक रखा जाता है और प्रागैतिहासिक काल का समय काल प्रारंभ से लेकर के 2300 ईसा पूर्व के मध्य में रखा जाता है। इसके बाद में अगला जो समय काल है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का समय काल, अगला समय काल आता है। हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो सामान्य तौर पर तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग निर्धारित किया गया है, जिसमें मातोश्रू वत्स के द्वारा 3500 ईसा पूर्व के आसपास इसका समय रखने का कार्य किया है, जबकि फेयर सर्विस ने इसका समय बिल्कुल 2000 ईसा पूर्व के आसपास रखते हैं। जॉन मार्शल के द्वारा, व्हीलर के द्वारा, रोबिला थापर के द्वारा और अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग हड़प्पा सभ्यता का समय काल निर्धारित किया गया है, जिसमें डेल्स आदि विद्वानों का नाम रहा है, अग्रवाल वगैरह का। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो सामान्यतः समय काल है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में हड़प्पा सभ्यता का सामान्यतः समय काल निर्धारित किया जाता है, जो कार्बन सी शब्दा के अनुसार निर्धारित किया गया। हालांकि एनसीईआरटी के अंदर भी इसका समय काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, तो कहीं कहीं पर 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच में निर्धारित करने का कार्य किया है। लेकिन सामान्यतः जो ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता का समय काल है वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया जाता है। तो ये विद्वानों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का समय काल निर्धारित किया गया है। मैंने कहा हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग तरीके से निर्धारित किया गया है और इस समय के अंदर भारत में पहली बार विदेशियों का जो संपर्क था वो इसी समय में हो गया था, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर हड़प्पा की जो मोहरें प्राप्त होती है या हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं के नगरों में भी, जैसे उरुक जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के नगर थे, उन सभ्यताओं की
के अंदर भी हड़प्पा सभ्यता के कुछ ऐसे अ, प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उनके मध्य में व्यापार वगैरह संपर्क जो है वो होता रहता था। और इस आधार पर कहीं विद्वान लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का अलग अलग समय निर्धारित किया है। जैसे मैं बस सामान्य तौर पर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका समय काल 3400 ईसा पूर्व से लेकर के 3400 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 539 ईसा पूर्व के मध्य में मेसोपोटामिया की सभ्यता का समय काल माना जाता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया केवल एक शब्द है, नाम है, एक जगह का, स्थल का नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया नाम से कोई सभ्यता नहीं रही है वहां पर। मेसोपोटामिया मतलब दजला और फरात, दजला जिसको टाइग्रिस और फरात जिसको यूफ्रेटिस नदी के नाम से पुकारा जाता था, उन दोनों नदियों के मध्य में जो अर्मेनिया की और काकेशिया की दोनों की जो पहाड़ियां हैं वहां मध्य से होकर के दजला और फरात नदी निकलती हैं। इन दजला और फरात नदियों के जो मध्य का क्षेत्र था उसको मेसोपोटामिया के नाम से पुकारा जाता था। मेसोपोटामिया के नाम से पुकारा जाता था और वहां पर 4 सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें पहली सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, उसके बाद बेबीलोनियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, और उसके बाद असीरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, और उसके बाद कैल्डिन की सभ्यता, कैल्डिन की सभ्यता। ये 4 सभ्यताओं का विकास हुआ था दजला और फरात इन दोनों नदियों के मध्य में। सामान्यतः सुमेरियन सभ्यता का जो समय काल है वो 3400 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व के मध्य में रखा जाता है। बेबीलोनियन सभ्यता का 2200 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के मध्य, असीरियन सभ्यता 1100 ईसा पूर्व से लेकर के 612 ईसा पूर्व के मध्य में, और कैल्डिन सभ्यता का समय काल 625 ईसा पूर्व से लेकर के 539 ईसा पूर्व के मध्य में रखा जाता है। और इन चारों सभ्यताओं को मिला करके मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से पुकारा जाता है, जिसका सामान्यतः समय काल 3400 ईसा पूर्व से लेकर के 539 ईसा पूर्व के मध्य में विद्वान लोग निर्धारित करने का कार्य करते हैं। अब ये जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, उस मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी रही थी। इस आधार को लेकर के हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो समय काल है वो जॉन मार्शल के द्वारा निर्धारित किया गया था। जॉन मार्शल ने निर्धारित किया था। इन्होंने 1924 के अंदर विश्वव्यापी घोषणा भी की थी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। इसीलिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहां पर एक राजा हुआ था जिसका नाम था सारागोन प्रथम, और सारागोन प्रथम का अभिलेख मिलता है। उस अभिलेख के आधार पर इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का समय काल जो है वो 3200 ईसा पूर्व के आसपास रखने का कार्य किया था। 3200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2750 ईसा पूर्व के आसपास रखा था जॉन मार्शल ने इसका समय काल। लेकिन जो वर्तमान समय काल है वो डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर के द्वारा 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व कार्बन सी शब्दा की पद्धति के आधार पर निर्धारित किया है। और भारत में कार्बन सी शब्दों की जो पद्धति थी उसका पहली बार प्रयोग बंबई के अंदर किया गया था। तो ये हड़प्पा सभ्यता का समय काल रहा। तो प्राचीन काल के अंदर जो अगला कालक्रम हमारे को अगली जो घटना देखने को मिलती है, पहले ये पाषाण काल और उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद में तीसरा जो कालक्रम आता है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य में रखा जाता है। और इसको भी दो भागों के अंदर विभाजित किया जाता है, जिसमें
ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल क्योंकि उस काल के अंदर जो वैदिक काल की वैदिक सभ्यता है उसके बारे में जानकारी देने का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है वेद। वेदों की संख्या 4 मानी जाती है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें जो ऋग्वेद की रचना है वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, इसलिए इसको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है उसको ऋग्वेदिक काल। और बाकी वेदों की, ब्राह्मण ग्रंथों की, आर्यन, उपनिषद वगैरह जो वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं उन ग्रंथों की रचना बाद में हुई, इसलिए उसको उत्तर वैदिक काल कह करके पुकारा, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया गया। हालांकि वैदिक सभ्यता का भी समय अलग अलग विद्वानों के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने और दयानंद सरस्वती ने इसका समय का लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास रख दिया था। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा वैदिक सभ्यता का भी समय काल अलग अलग निर्धारित किया है, लेकिन ये जो समय काल है वो वैदिक सभ्यता का सटीक समय काल बैठता है, जो ज्यादातर विद्वान इस समय काल को एक सामान्यतः समय काल के रूप में उपयोग करते हैं। यह समय काल एक विद्वान विंटर निट्स के द्वारा तय किया गया था और ये हड़प्पा सभ्यता का वैदिक सभ्यता का सटीक समय माना गया है। बाकी जो समय काल है उसमें हम कोई फर्क नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर समय काल के अंदर फर्क देखा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसको 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के आसपास आकर के हम लोग समाप्त कर देते हैं। भाई वैदिक सभ्यता का जो अगला घटनाक्रम प्राचीन भारत में देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के बाद, वो वैदिक सभ्यता है, उसको 1500 ईसा पूर्व में शुरू करते हैं। तो लगभग 150 से 200 साल के आसपास का जो गैप नजर आता है उसका मुख्य कारण ये है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो पतन के कगार पर 1800 ईसा पूर्व के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि 1750 ईसा पूर्व के आसपास आकर हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, ऐसा नहीं था। क्योंकि हम खुद भी सोच सकते हैं कि कोई भी सभ्यता एक निश्चित समय में आकर के अचानक समाप्त नहीं होती, गायब नहीं होती है, धीरे धीरे उसका पतन उसके बाद में भी वो चलती रहती है, जिसको हम लोग उत्तरवर्ती समय काल उस सभ्यता का कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का भी इसी तरीके से उत्तरवर्ती समय काल 1500 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा, ये हम लोगों ने निर्धारित किया है। यानी कि ये समय काल कोई ग्रंथों के आधार पर निर्धारित नहीं किया गया है। बार बार मैं शब्द कह रहा हूँ कि हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है, यानी भारतीय इतिहास का जो कालक्रम है वो हमारे इतिहासकारों के द्वारा इस तरीके से निर्धारित किया गया है। कोई घटनाक्रम के रूप में हमारे को देखने को नहीं मिलता, कहीं पर वेदों के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि 1500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता आई थी और वैदिक सभ्यता आई थी और 600 ईसा पूर्व में समाप्त हो गई। लेकिन जरूर वेदों के अंदर इतना लिखा हुआ है कि 900 वर्ष तक वैदिक सभ्यता चली थी, और इस कारण 900 वर्ष का समय काल हमने ये रखा है। तो इतना हमारे को जरूर पता चलता है कि 900 वर्ष तक वैदिक सभ्यता चली थी, लेकिन 1500 से 600 ईसा पूर्व ये कोई ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ नहीं मिलता है कि वो कहां से लेकर कहां तक चली थी। इस तरीके से हम लोगों ने वैदिक सभ्यता का ये समय काल निर्धारित करने का कार्य किया। और हड़प्पा सभ्यता भी 1750 ईसा पूर्व में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई थी। जैसे कि कई किताबों के अंदर हम लोग देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के समय काल को भी 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाता है, जिसमें प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता। इसका सामान्यतः समय काल 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के मध्य में, और विकसित हड़प्पा सभ्यता का समय काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य, और जो उत्तरवर्ती या परवर्ती जो हड़प्पा सभ्यता है उसका समय काल 1900 ईसा पूर्व से लेकर
लगभग 1300 ईसा पूर्व के मध्य में कुछ विद्वान निर्धारित करते हैं। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ था, धीरे धीरे वो बाद में भी अपने उत्तरवर्ती समय में भी चलती रही और 1500 ईसा पूर्व के आसपास आते आते हड़प्पा सभ्यता पूर्ण नष्ट हो गई थी। हालांकि कुछ विद्वानों ने 1300 ईसा पूर्व भी इसका समय निर्धारित करने का कार्य किया है, लेकिन 1500 ईसा पूर्व में नॉर्मली हम वैदिक सभ्यता की शुरुआत मानते हैं। तो प्राचीन भारत का 3 कालखंड हमने देखे। पहले पाषाण काल प्रारंभ से लेकर 2300 ईसा पूर्व के बीच, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में, फिर वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य में। अगला जो कालखंड है वो है महाजनपद काल। महाजनपद या इसको बुद्ध युग के नाम से भी कह सकते हैं। बुद्ध युग, महाजनपद बुद्ध युग या प्राक मौर्य काल, प्राक मौर्य युग, महाजनपद युग, बुद्ध युग या प्राक मौर्य युग, और इसका समय काल 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित करते हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल हमने निर्धारित किया था उसमें हम प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का जो समय काल है वो 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 3000 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित कर सकते हैं, और 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य में आद्य ऐतिहासिक काल को निर्धारित कर सकते हैं। नॉर्मली भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक काल महाजनपद काल से शुरू होता है 600 ईसा पूर्व से। कुछ विद्वान लोग हैं वो वैदिक सभ्यता जो है, ऋग्वैदिक सभ्यता है, उस वैदिक सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक काल में रखने का कार्य करते हैं, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर सामान्य तो उस समय को रखा जाता है जिस समय के अंदर मनुष्य को लेखन कला के बारे में ज्ञान जरूर था और उसके द्वारा लिखी गई जो वस्तु है वो भी हमारे को प्राप्त होती है, लेकिन उसको पढ़ने के अंदर आज तक हमने सफलता हासिल नहीं की है, क्योंकि उस प्रकार की भाषा और लिपि के बारे में वर्तमान में हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, इस कारण उसको हमने पढ़ने में सफलता हासिल अब तक नहीं की है। तो ऐसे काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में रखने का कार्य करते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। वैसे तो एस.आर. राव जैसे कुछ विद्वान लोग हैं जिन्होंने लोथल की खोज की थी, उन्होंने ये दावा किया था कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमने पढ़ी है, लेकिन निश्चित प्रमाण के साथ में इस लिपि को आज तक हमने पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की है, तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। उसके बाद में जो वैदिक सभ्यता है उसको भी कुछ विद्वान आद्य ऐतिहासिक काल में रखने का कार्य करते हैं, और इसका मुख्य कारण यह है कि जो वैदिक साहित्य है जिसमें वेद हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, सूत्र साहित्य हैं, सूत्रांक हैं वगैरह, जो वैदिक साहित्य है उस वैदिक साहित्य को एक ऐसी संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है जो बहुत ही कठिन भाषा है, जिसको शाब्दिक अर्थ हम निकाल ही नहीं सकते उस भाषा का। तो कुछ ग्रंथ हैं उनके तो अर्थ निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द उसके अंदर दिए गए हैं जिसका अर्थ निकालना असंभव सा लगता है। तो इस प्रकार का जो कठिन भाषा होने के कारण वैदिक सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक काल में रखने का कार्य करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो वैदिक साहित्य है उसका अर्थ संस्कृत भाषा में निकल जाता है, और जिस संस्कृत भाषा का प्रयोग वैदिक साहित्य में किया गया है उसको दैवीय संस्कृत के रूप में किया गया है, और वेदों को अपौरुषेय माना गया है, यानी कि किसी पुरुष के द्वारा रचित वो नहीं है। इस कारण उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखने का कार्य किया जाता है। चौथा जो कालखंड है हमारे भारत के प्राचीन इतिहास का वो है महाजनपद काल, बुद्ध युग या प्राक मौर्य युग। अब तक जितना भी कालखंड हमने निर्धारित किया उसका एक ही नाम रखा है, जबकि इस काल के तीन तीन नाम देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य कारण यह है
कि महाजनपद युग इसलिए क्योंकि ये वो कालखंड था जब भारत के अंदर प्रशासनिक या राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी और इस समय में जो भारत है वो कई प्रकार के राज्यों के अंदर विभाजित हो गया था, जिसको महाजनपद के नाम से पुकारा गया। हालांकि महाजनपद भी पहली बार इस काल में देखने को नहीं मिलते हैं, भारत में इससे भी पहले महाजनपद जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन उस काल के अंदर उनका जो विस्तार है वो बहुत छोटा था, इसलिए उनको जन के नाम से पुकारा जाता था। और जन हमारे को पहली बार ऋग्वेद के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। उत्तर वैदिक काल तक आते आते जन जो है वो थोड़े विस्तृत होकर के बड़े बड़े नगरों के अंदर बदल गए, तो उनको जनपद के नाम से पुकारा जाने लगा और बाद में बड़े बड़े शहरों के रूप में विकसित हुए तो उनको महाजनपद कहा गया। इस काल के अंदर भारत 16 राज्यों में बट गया था और 16 राज्यों को महाजनपद काल के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए इस कालखंड को हम लोगों ने महाजनपद काल नाम रखा। प्राक मौर्य युग नाम इसलिए क्योंकि इस कालखंड के समाप्ति के बाद में जस्ट एक भारत के अंदर बहुत ही विस्तृत साम्राज्य का उदय होता है, जिसको मौर्य काल के नाम से पुकारा जाता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य राजवंश की स्थापना की जाती है। ये उस मौर्य साम्राज्य के जस्ट पहले का समय है, इसलिए इसको प्राक मौर्य युग के नाम से या मौर्य से पूर्व का युग के नाम से नाम दिया गया। बुद्ध युग इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि इस काल के अंदर भारत के अंदर कहीं नए धर्मों का विकास हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक व विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, अक्रियावादी संप्रदाय, गौर क्रियावादी संप्रदाय, विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का उदय हुआ, इसलिए इसका नाम हमने बुद्ध युग रखा। अब नाम तो रखने के लिए हम जैन युग भी रख सकते थे, तो फिर बुद्ध युग ही क्यों रखा? तो इसका भी हमारे पास उत्तर है कि प्राचीन भारत के अंदर जितने भी धर्मों का विकास हुआ या जितने धर्मों की उत्पत्ति हुई उसमें मुख्यतः रूप से इस काल के दो धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म नाम इसलिए रखा और जैन धर्म नहीं रखने का कारण यह है कि बौद्ध धर्म जो है वो बहुत ही विकसित हुआ था और न केवल ये भारत बल्कि भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, चीन, म्यांमार जो बर्मा है वहां तक इस धर्म का विस्तार हुआ और उस समय में भारतीय संस्कृति जो है वो बौद्ध धर्म से पहचानी जाने लगी थी, इसलिए इस युग का नाम हमने बौद्ध युग रखा। जबकि जैन धर्म जो है उसका इतना विकास नहीं हुआ था, केवल भारत तक सीमित था और बाद में निसंदेह जैन धर्म है वो पतन की कगार पर ही चलता रहा, जबकि बौद्ध धर्म जो है वो और भी विकसित होता गया। इसीलिए हमने इस युग का नाम बौद्ध युग रखने का कार्य किया। महाजनपद युग या बौद्ध युग के अंदर, इस युग के अंदर जो हम लोग मुख्य घटनाएं पढ़ते हैं उसमें पहली बार इस समय के अंदर भारत के ऊपर विदेशी आक्रमणों की शुरुआत हो गई थी। भारत के अंदर पहली बार जो विदेशी आक्रमण हुए वो इस काल में हुए थे। तो पहले इस काल के अंदर जो घटना हम लोग पढ़ते हैं वो है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण, इस समय में दो विदेशी आक्रमण होते हैं, एक तो है ईरानी आक्रमण और एक यूनानी आक्रमण। भारत के अंदर होने वाला, भारत के ऊपर होने वाला प्रथम जो ऐतिहासिक आक्रमण था वो था ईरानी आक्रमण। पहला ईरानी आक्रमण, ये आक्रमण ईरान के अंदर एक राजवंश था जिसका नाम था अखामिनस राजवंश, जिसको अखामिनस नामक व्यक्ति के द्वारा स्थापित माना जाता है। कुछ लोग साइरस प्रथम को भी इस राजवंश का संस्थापक मानते हैं। ईरान के अंदर प्रसिद्ध राजवंश था अखामिनस राजवंश और अखामिनस राजवंश के बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक हुए। उन शासकों ने भारत, न केवल भारत के ऊपर बल्कि विश्व के ऊपर कई जगहों पर अपने आक्रमण किए, जिसमें यूनान की सभ्यता के पतन का कारण भी अखामिनस राजवंश रहा था। मिस्र के अंदर
ईरानी शासक पंबुरीज ने आक्रमण करके मिस्र का जो सभ्यता है उसको पतन के कगार पर पहुंचा दिया था। इसी तरीके की सुमेरियन सभ्यता में भी अंत में मिस्र के ये ईरानी शासकों के आक्रमण होते रहे थे। तो अखामेनिस राजवंश के शासकों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। हालांकि भारत के ऊपर अखामेनिस राजवंश का जिस शासक ने पहली बार आक्रमण किया उसका नाम था साइरस, जिसको कुरुस महान के नाम से भी पुकारा जाता है, कुरुस महान। तो भारत के ऊपर प्रथम जो आक्रमण करने वाला ईरानी शासक था वो था साइरस प्रथम या कुरुस महान। लेकिन साइरस ने भारत के ऊपर आक्रमण जरूर किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। उत्तर पश्चिम के अंदर ईरान, इराक वगैरह जो देश हैं उनको जीतता हुआ इस तरफ तुर्की से इस तरफ भारत की तरफ वो आया था, लेकिन भारत को जीतने में इसको असफलता मिली। इसलिए सफल जो आक्रमण है साइरस का उत्तराधिकारी जिसका नाम दारा प्रथम था, दारा प्रथम, उस दारा प्रथम ने लगभग 522 ईसा पूर्व के आसपास 522 ईसा पूर्व के आसपास भारत के ऊपर दारा प्रथम का आक्रमण हुआ था और ये भारत के ऊपर प्रथम सफल आक्रमण था दारा प्रथम का, ईरानी शासक का। और इसके बारे में जानकारी देने वाले भी हमारे को कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं जिसमें 3 मुख्य अभिलेख हैं, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। हेनरी रॉबिन्सन के द्वारा इन अभिलेखों की खोज की गई थी और ये तीनों अभिलेख दारा प्रथम के बारे में जानकारी देते हैं। और इसीलिए प्राचीन भारत के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जो दारा प्रथम के अभिलेखों के अंदर दारा ने सिंधु प्रदेश को जीता था। जो सिंधु नदी का क्षेत्र है उसको जीतने में सफलता हासिल की थी दारा प्रथम ने। और इस सिंधु शब्द, जो सिंधु शब्द है इसको ईरानी लोग सिंधु नहीं बल्कि हिंदू कहकर के पुकारते थे और इसीलिए सिंध प्रदेश के लिए हिंद प्रदेश शब्द का प्रयोग हुआ है दारा के बेहिस्तून अभिलेख के अंदर। और इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो दारा के बेहिस्तून अभिलेख के अंदर देखने को मिलता है। इसके अभिलेखों में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसके इन तीनों अभिलेखों से हमारे को गंधार, सिंधु, काबुल वगैरह जो भारत के क्षेत्र थे उनके बारे में जिक्र इस अभिलेखों के अंदर देखने को मिलता है। और दारा प्रथम ही वो ईरानी शासक था जिसने पहली बार भारत के ऊपर सफल आक्रमण किया और प्रथम भारतीय इतिहास का विदेशी आक्रमण था वो था ईरानी आक्रमण जो दारा प्रथम के नेतृत्व में हुआ था। और इसी दारा से सम्राट अशोक मौर्य ने भी अभिलेख लिखवाना जो कला सीखी थी अभिलेख को लिखवाने की, वो सम्राट अशोक ने इसी दारा प्रथम से सीखी थी। तो पहला जो ईरानी शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया वो साइरस प्रथम था, लेकिन जो सफल आक्रमण था वो दारा प्रथम का आक्रमण था, दारियुश या दारा प्रथम का, जिसने 522 ईसा पूर्व के आसपास भारत के ऊपर आक्रमण किया था। इसके बारे में दूसरा जो आक्रमण है वो यूनानी आक्रमण था। भारत के ऊपर होने वाला दूसरा क्रमशः आक्रमण जो था वो यूनानी आक्रमण था और ये आक्रमण सिकंदर महान के नेतृत्व में सिकंदर के नेतृत्व में 326 ईसा पूर्व के अंदर ये आक्रमण सिकंदर ने किया था। यूनानी भारत के ऊपर होने वाला क्रमशः दूसरा आक्रमण यूनानी आक्रमण था। दूसरा शासक जिसने भारत पर आक्रमण करके सफलता हासिल की वो सिकंदर था और प्रथम शासक दारा प्रथम था। सिकंदर के आक्रमण के समय में भारत के अंदर नंद राजवंश के शासक घनानंद का शासन था और उस समय के अंदर सिकंदर ने जिस समय में घनानंद के ऊपर आक्रमण हालांकि नहीं किया था क्योंकि उसकी शक्ति के चर्चे
बहुत जगह पर फैले हुए थे, इसलिए डर के मारे सिकंदर ने घनानंद के ऊपर आक्रमण नहीं किया था। लेकिन उस समय में पोरस जो सिंध प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भारत में शासन करता था, उसके ऊपर आक्रमण किया था और इन दोनों के मध्य में झेलम या हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पोरस की पराजय हुई थी। लेकिन सिकंदर भी भारत के अंदर ज्यादातर समय तक सफल नहीं हो पाया और अंत में उसको भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। विश्व विजेता का सपना रखता था सिकंदर महान, लेकिन जब भारत के अंदर आया तो उसका जो सपना है वो चकनाचूर हो गया था। इसके अलावा इस समय काल के अंदर जो हम अगली घटना पढ़ते हैं इसी समय में, वो है प्राचीन भारत के 3 राजवंशों के बारे में इस समय में हमारे को जानकारी देने को पढ़ने को मिलती है। मगध के ऊपर 3 राजवंशों का शासन रहा, जिसमें पहला हरियंक राजवंश, हरियंक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश और तीसरा नंद राजवंश, नंद वंश। हरियंक वंश जिसने 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग राजवंश जिसने 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। और अंत में नंद राजवंश जिसने 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व के मध्य तक शासन किया था। मगध के ऊपर शासन करने वाला पहला राजवंश माना जाता है हरियंक राजवंश। हालांकि मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की है कि हमारे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं वो मुख्य रूप से धार्मिक ग्रंथ हैं, क्योंकि प्राचीन भारत के अंदर जो हमारे पूर्वजों के द्वारा अतीत के अंदर जो इतिहास लिखा गया, वो इतिहास जो है वो धर्म के आधार पर लिखा गया, धर्म से जोड़ करके इतिहास लिखने का कार्य हुआ। इसलिए प्राचीन भारत के अंदर हमारे को ज़्यादातर इतिहास जो है वो हमारे को धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। इन धार्मिक ग्रंथों में मुख्य रूप से पुराण हैं और स्मृति ग्रंथ हैं आदि में इसके बारे में जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। कई विद्वान लोग जो हैं वो पुराणों को याद करवाते वक्त उनकी अलग अलग ट्रिक बताने का कार्य करते हैं। हालांकि आप अगर ट्रिक के आधार पर इतिहास को रटने के लिए गए तो निस्संदेह आप लोग इतिहास के अंदर ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे, केवल वैदिक काल तक ही पागल बन जाओगे, क्योंकि ट्रिकों के आधार पर आप किस किस ग्रंथों को याद करोगे। क्या पुराणों को 18 पुराणों को ट्रिकों से याद करोगे, 18 उप पुराणों को ट्रिकों से याद करोगे, 24 स्मृतियां को ट्रिक से याद कर लोगे, क्या 108 उपनिषद को ट्रिकों से याद कर लोगे, 549 ब्राह्मण ग्रंथों को ट्रिकों से याद करोगे, किस चीज़ को आप ट्रिकों से याद करोगे। नॉर्मली अगर प्राचीन भारत के इतिहास को सही तरीके से आपने समझा तो निस्संदेह ये 18 पुराण 24 स्मृतियां वैसे भी आपको याद हो जाएंगी। जैसे पहले हम पुराणों की अगर बात करें तो पुराण हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक प्राचीनतम ग्रंथ हैं पुराण, और वो पुराण जो हैं वो हमारे हिंदू धर्म के देवताओं के नाम के आधार पर उनकी स्मृति के अंदर लिखे गए हैं। जैसे 3 पुराण ऐसे हैं जो भगवान ब्रह्म के आधार पर लिखे गए हैं। हमारे हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़े देवता माने गए हैं 3, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा के नाम पर 3 पुराण है। ब्रह्म पुराण, इसके अंदर ब्रह्मा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मांड पुराण, क्योंकि ब्रह्मा को इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है, इसीलिए ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा को मान करके ब्रह्मांड पुराण लिखा गया, इसमें ब्रह्मा का वर्णन मिलता है।
इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण यानी कि समस्त जो मानव जाति है उसका जनक भी ब्रह्मा को माना गया है। वैवर्त कहते हैं मनुष्य समस्त जाति जो है उसको। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ब्रह्मा के बारे में वर्णन है। ये तीनों पुराण ब्रह्मा के पुराण हैं। इसके बाद अगर शिव की बात करें तो शिव पुराण या लिंग पुराण भगवान शिव के नाम पर है। इसके बाद में भगवान शिव के पुत्र स्कंद जो हुए थे उनके जन्म की कथा जो है वो स्कंद पुराण के अंदर मिलती है। तो पांचवी पुराण है स्कंद पुराण। और भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था मार्कंडेय, और उन्होंने अपने तीसरे पुत्र का दर्जा लिया था मार्कंडेय को, और इसीलिए मार्कंडेय पुराण के नाम से जो मार्कंडेय का वर्णन करने वाली पुराण है वो भी शिव से संबंधित है। तो ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण ये तीनों ब्रह्मा की हैं। शिव पुराण या लिंग पुराण, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण ये तीनों भगवान शिव की पुराण है। 7 पुराण ऐसी हैं जो भगवान विष्णु से संबंधित है, क्योंकि विष्णु के अलग अलग अवतार होते रहे हैं और इन 10 अवतारों में से 5 अवतारों को मुख्य अवतार माना जाता है। अब भगवान विष्णु से 7 पुराण संबंधित है, जिसमें एक है विष्णु पुराण। इसके अलावा उनके जो सवारी है जिसका नाम था गुरुड़, उसके आधार पर एक पुराण बनी, उसका नाम है गुरुड़ पुराण। इसके अलावा 5 ये 2 हो गई, 2 और 5 और हैं जो भगवान विष्णु के अवतारों के नाम पर पड़ी है। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार हुआ था जल प्लावन की घटना के समय में, जो शतपथ ब्राह्मण के अंदर हमारे को पढ़ने को मिलता है, विष्णु पुराण में भी पढ़ने को मिलता है। और उस आधार पर उन्होंने मत्स्य यानी कि मछली का अवतार लिया था, और इस आधार पर एक पुराण बनी जिसका नाम है मत्स्य पुराण। दूसरा अवतार भगवान विष्णु का हुआ, उसका अवतार का नाम है कछुए का अवतार, जिसको कुर्म के नाम से पुकारा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो जिस पर्वत से समुद्र मंथन किया गया था उस पर्वत को अपने पीठ के ऊपर भगवान विष्णु ने धारण किया था, जिसके आधार पर एक पुराण बनी इस घटना के आधार पर, जिसको कुर्म पुराण के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें उनमें कछुए के अवतार के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पृथ्वी को कहते हैं कि एक राक्षस ने समुद्र के अंदर छुपा लिया था और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु को वराह का अवतार लेना पड़ा। इस आधार पर एक पुराण बनी जिसका नाम है वराह पुराण। इसके बाद में इनका चौथा जो अवतार हुआ, बड़ा अवतार, वो माना जाता है वामन का अवतार, जो राजा बलि के पास में सत्यता को सिद्ध करने के लिए ये अवतार लिया था। इस आधार पर एक पुराण बनी जिसका नाम है वामन पुराण। उसके बाद में 7वीं जो पुराण भगवान विष्णु के नाम पर है उस पुराण का नाम है भागवत पुराण। भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ वो विष्णु का ही अवतार माना जाता है और उसके नाम पर बनी भागवत पुराण। तो 7 पुराण तो भगवान विष्णु के नाम पर, 3 ब्रह्मा के और 3 शिव के नाम पर, ये हो गई हैं कुल 13 पुराण। 14वीं पुराण देखें तो अग्नि देवता, जो भगवान और मनुष्य के मध्यस्थ देवता के रूप में वेदों के अंदर भी बताया गया है, तो उसके नाम पर बन गई अग्नि पुराण। इसके अलावा वायु को भी हम लोगों ने देवता का दर्जा दिया है, तो वो हो गई वायु पुराण। भगवान तीनों जो भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके मध्य में संदेश की आवाजाही करने वाले मुख्य जो ऋषि माने जाते हैं वो है देवर्षि। इनके नाम पर देवर्षि पुराण या नारद पुराण का नाम बन गया। इस प्रकार ये 16 पुराण हो जाती हैं। इसके अलावा 2 और पुराण हैं, एक तो है भविष्य पुराण जिसके अंदर भविष्यवाणियां दी गई है, और एक है पद्म पुराण। ये 18 पूरी पुराण है जो हमारे देवताओं के नाम पर लिखी गई हैं। इसी प्रकार 18 स्मृति जो कि प्राचीन काल में 18 थी, वर्तमान के अंदर 24 स्मृतियों के नाम मिलते हैं, और ये 24 स्मृतियां जो हैं वो भी हमारे ऋषि और भगवानों के नाम पर लिखी गई हैं। तो प्राचीन भारत को अगर सही तरीके से समझा तो निस्संदेह वो ग्रंथ, उन ग्रंथों की जो मुख्य विषय वस्तु है वो आपको याद हो जाएगी। ट्रिकों के आधार पर इतिहास याद नहीं हो सकता। हम बात कर रहे थे राजवंशों के बारे में। हर्यक राजवंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के मध्य तक, फिर 412 के अंदर शिशुनाग राजवंश की शुरुआत होती है 412 से 344 ईसा पूर्व के मध्य, फिर नंद राजवंश 444 से 322 ईसा पूर्व के मध्य में शासन करता है। 322 ईसा पूर्व में नंद राजवंश के अंतिम शासक घनानंद को
मौत के घाट उतार करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य राजवंश की स्थापना की जाती है। हालांकि मैंने कहा कि प्राचीन जो भारत का इतिहास है वो धार्मिक ग्रंथों से हमारे को पता चलता है, चाहे वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो, जैन धर्म के ग्रंथ हो या हिंदू धर्म के ग्रंथ हो। तो जो मगध के ऊपर वैसे तो सामान्य तो बौद्ध धर्म जो है वो बौद्ध धर्म ये कहते हैं कि जो मगध के ऊपर प्रथम जो राजवंश आया वो लिच्छवी राजवंश था, और लिच्छवी राजवंश के बाद में हर्यक राजवंश आया। लेकिन जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण ग्रंथ है, उन पुराणों के अंदर ये लिखा हुआ है कि मगध के ऊपर पहला राजवंश आया बृहद्रथ राजवंश, जिसकी स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई थी। बृहद्रथ के बाद में जरासंध, जरासंध के बाद रिपुवंश जैसे मगध के ऊपर शासक हुए थे, और जरासंध ने ही गिरिब्रज को मगध की राजधानी बनाई थी, जो पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम हुआ करता था। और उस बृहद्रथ राजवंश के बारे में आया हर्यक राजवंश। हरि प्लस अंक, हरि का मतलब होता है सांप और अंक का मतलब होता है चिन्ह। ये सवाल एक बार पूछा गया है कि प्राचीन मगध के ऊपर शासन करने वाला को कौन सा राजवंश है जिसको नाग राजवंश की शाखा मानी जाती है। तो हर्यक राजवंश, हरि का अर्थ होता है सांप और अंक का मतलब होता है चिन्ह। इस आधार पर कुछ विद्वान लोग हर्यक राजवंश को नाग राजवंश से संबंधित मानते हैं। इस वंश का समय काल 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। 544 ईसा पूर्व के अंदर बिंबिसार नामक राजा के द्वारा हर्यक राजवंश की स्थापना की गई थी। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 498 ईसा पूर्व तक शासन किया, और 498 ईसा पूर्व के अंदर बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। अजातशत्रु ने 498 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व के आसपास तक शासन किया, और अजातशत्रु की हत्या जो है वो उसके उत्तराधिकारी पुत्र उदयन के द्वारा की गई। इसके बाद में उदयन ने 460 ईसा पूर्व से लेकर 443 ईसा पूर्व के आसपास या 443-44 ईसा पूर्व के आसपास तक शासन किया, और उदयन की हत्या जो है वो उसके पुत्र के द्वारा कर दी गई। इस प्रकार हर्यक राजवंश एक ऐसा प्राचीन भारत का राजवंश था, प्राचीन भारत का एकमात्र ऐसा राजवंश जिसमें पुत्रों के द्वारा बाप की हत्या करते रहे हैं। इसीलिए इस राजवंश को पितृहंता राजवंश के नाम से भी पुकारा जाता है। इस राजवंश का अंतिम शासक नागदशक या दर्शक था, जो भास्के सौपनवास वदत्तम के अंदर दर्शक नाम का उल्लेख हुआ है, वो था। उसकी हत्या शिशुनाग के द्वारा की गई, और इस प्रकार एक नई राजवंश की स्थापना हुई जिसको शिशुनाग राजवंश के नाम से पुकारा जाता है। शिशुनाग ने मिथिला को वैशाली को राजधानी बनाकर के 412 ईसा पूर्व के अंदर शिशुनाग राजवंश की स्थापना की, और ये राजवंश 344 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा। शिशुनाग राजवंश के अंदर शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक वगैरह शासक हुए। इस राजवंश का अंतिम शासक देवपूति था, जिसकी हत्या नंद राजवंश के प्रथम शासक महापद्मनंद के द्वारा कर दी गई, और इस प्रकार एक नई राजवंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में हुई, जिसका नाम नंदवंश था। इस राजवंश के अंदर 9 शासकों ने शासन किया, इसलिए नवनंद के नाम से इन शासकों को पुकारा जाता है। पहला शासक महापद्मनंद, जिसने नंद राजवंश की स्थापना की थी। इसको कवि अंश, एक क्षत्र, एक राट आदि की उपाधियां भी देखने को मिलती है नंद राजवंश के शासक महापद्मनंद को। और महापद्मनंद के बाद में इसको एक राट, एक क्षत्र, कवि अंश, उग्रसेन और शूद्र, गर्भोद्भव आदि कई नामों से पुकारा जाता है। और नंद राजवंश के महापद्मनंद के बाद में उसका उत्तराधिकारी, अंतिम उत्तराधिकारी घनानंद हुआ, जिसको 322 ईसा पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य राजवंश की नींव रखने का कार्य किया था। हालांकि प्लूटार्क और जस्टिन जैसे प्राचीन विद्वान जो है, प्लूटार्क ने
पैरेलल लाइन और जस्टिन ने सार संग्रह नामक पुस्तकें लिखी थी। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करने के लिए मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने सिकंदर की सहायता ली थी। और ऐसा ही उदाहरण आपको एक मध्यकाल में देखने को मिलता है, जब एक भारतीय शासक यानी कि दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए राणा सांगा ने कहते हैं कि बाबर की सहायता ली थी। इस प्रकार हेमचंद्र राय चौधरी नामक जो इतिहासकार है HR चौधरी हेमचंद्र राय चौधरी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्राचीन भारत का राणा सांगा कहकर के पुकारा है। तो ये घटनाक्रम हमारे को इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे को इसी समय के बीच में दो विभिन्न, वैसे तो कई संप्रदायों के बारे में इस समय में उदय हुआ था, कई संप्रदाय धार्मिक संप्रदायों का, जिनमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत प्रसिद्ध रहे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका समय काल 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व के मध्य में, और महावीर स्वामी का समय काल 599 ईसा पूर्व से लेकर के 527 ईसा पूर्व के मध्य में इनका दोनों का समय काल निर्धारित किया जाता है। हालांकि किसी विद्वानों के द्वारा ये समय काल भी हमारे द्वारा या विद्वानों के द्वारा ही निर्धारित किया गया है, क्योंकि कोई निश्चित समय काल इनके बारे में भी हमारे को प्राप्त नहीं होता है। कहीं विद्वानों ने महात्मा बुद्ध का जन्म भी अलग अलग माना है, तो कहीं विद्वानों ने महावीर स्वामी का जो जैन धर्म के संस्थापक थे उनका समय भी अलग अलग माना है। जैसे 540 ईसा पूर्व भी आपको देखने को मिलेगा महावीर स्वामी के जन्म के बारे में, और इनका समय काल 563 की जगह 583 ईसा पूर्व में जन्म भी देखने को मिलेगा महात्मा बुद्ध के बारे में। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग निर्धारित किया गया है। सामान्यतः ये हमारे पास प्रमाण है कि महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष तक शासन किया था, जिंदे रहे थे। जैसे कि प्राचीन धर्म के ग्रंथों के अंदर प्रसेनजीत, अजातशत्रु वगैरह जो है वो महात्मा बुद्ध के समय काल के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें प्रसेनजीत कहते हैं कि मैं भी 80 साल का हूँ, महात्मा बुद्ध भी 80 साल के हैं, मैं भी वैशाली का हूँ, महात्मा बुद्ध भी वैशाली के हैं। इस प्रकार से वो महात्मा बुद्ध से अपनी वंश निर्धारित करने का कार्य करता है। तो उच्च प्राचीन ग्रंथों से हमारे को पता चलता है कि वो 80 वर्ष तक जिए थे और ये 70 वर्ष तक जिए थे, लेकिन उनका कोई सामान्यतः समय काल प्राचीन भारत के ऐतिहासिक किसी ग्रंथ के अंदर देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमारे द्वारा अलग अलग निर्धारित किया जाता है। प्राचीन भारत में अगला जो घटनाक्रम है, कालक्रम अगला जो देखने को मिलता है वो है मौर्य काल। मौर्य काल जिसका समय काल 322 ईसा पूर्व से 185 या 84 ईसा पूर्व के मध्य में निर्धारित किया गया है।